सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और सब्जेक्ट जो कि है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का गैस पेपर। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इंजीनियरिंग का जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का उसका गैस पेपर जो दिया था उसका भी हमने सॉल्यूशन करा दिया है। आप उसको देख सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक गैस पेपर नहीं पता है आपको कहाँ है कैसे है, तो गैस पेपर वाली लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी देखो। और ये जो गैस पेपर मैंने दिए हैं ना, 80% इसकी एक्यूरेसी है गाइज। प्लीज़ इसको स्किप मत करो, 2 मिनट की वीडियो आप देख लो, पेपर लिख लो और उसको प्रिपेयर कर लो बस। ठीक है, पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ पूरा। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड फाइनली सेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए एक एक सेक्शन करके सबकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले करेंगे सेक्शन ए की बात, जो कि है 2 मार्क्स वाली। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। देखो, इसको देखने से आपको थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखे हम। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। तो हम दोनों की बात करेंगे, इसमें दोनों पूछे हैं। तो सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन इज द फिनोमिना व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड्स द सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट कॉल्ड सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स एंड प्रोसेस कॉल्ड सॉल्वेशन। देखो इजी बात है, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। देखो, जब आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना कि सॉल्वेंट के मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चारों तरफ आ जाते हैं और सॉल्यूट का बीच में एक आ जाता है, तो वो एक घेर लेते हैं उसको। ठीक है, सेम सॉल्वेशन यही प्रोसेस है। जैसे कोई भी हम सॉल्यूट है उसको हम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे। ठीक है, तो आपको जनरली पता होगा सॉल्वेंट जो होगा वो हमारी हाई अमाउंट में होगा और सॉल्यूट जो होगा वो लो अमाउंट में रहेगा। तो मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व होगा हमारे सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, ये तो जनरल बात है। जैसे मान लीजिए चीनी है, चीनी को आप पानी में घोलोगे तो चीनी आप थोड़ी ही तो लोगे, तो वही बात है यहाँ पे। तो क्या होता है सॉल्वेशन प्रोसेस में, जैसे जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल होता है ना, उसके चारों तरफ आ जाते हैं आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। अब जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ गए तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, ये इसके अंदर आ गए सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्वेशन यही प्रोसेस है। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू सॉल्वेंट, जब भी हम कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बता दिया, ये इसके चारों तरफ सराउंड यानी कि घूमने लगते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के, एंड फॉर्म कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। सेम एसोसिएशन, एसोसिएशन सेम इसकी तरह है, बट ये होगा आपके आयनिक सॉल्यूशंस में। जो आपके आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें चार्ज रहता है, ये लाइन लिखी हुई है, आप इससे क्लियर हो जाओगे। मीन्स टू अपोजिट आयन कम टुगेदर फॉर्म अ आयनिक कॉम्प्लेक्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड एसोसिएशन। अब देखो, इसमें तो कोई भी चार्ज वाला सिस्टम नहीं है, बट ये जो एसोसिएशन है इसमें क्या होगा, ये कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल है और ये कोई आपका नेगेटिव चार्ज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपको पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही फिनोमिना है एसोसिएशन का, दोनों प्लस माइनस जुड़ के अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसको हम कहते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेकंड बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो फर्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी होती है द कंटेंट ऑफ वाटर इन प्रेजेंट इन एयर, मतलब कितना आपका वाटर कंटेंट है एयर में। मॉइस्चर आप कहते हैं उमसी ओसी जैसे कहते हैं, थोड़े थोड़े आपने देखा होगा जनरली सुबह के टाइम पानी सा आपको आते हैं। ठीक है, तो वही होती है ह्यूमिडिटी, यानी कि उमस भरा ऐसा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, पहले आप फॉर्मूला देखो, एक्चुअल वाटर वेपर अपॉन सैचुरेटेड वाटर वेपर। ठीक है, अब इससे ही आप डेफिनेशन बना लो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू द मैक्सिमम अमाउंट दैट द एयर कुड होल्ड एट दैट टेम्परेचर। यानी कि देखो, एक तो आपका एक्चुअल वाटर वेपर है। ठीक है, एक्चुअल वाटर वेपर है। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किसी भी एक स्पेसिफिक जगह की निकालेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। तो वहीं की बात हो रही है, जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूं तो रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वाटर वेपर मतलब जितना हमारा वाटर मतलब रूम का नहीं वाटर वेपर, एक्चुअल वाटर वेपर जो हमारा स्टैंडर्ड है वाटर वेपर उस वो, और सैचुरेटेड वाटर वेपर यानी कि जो इस रूम का वाटर वेपर है वो इंटू 100, ये होती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफाइन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। देखो ये तो इजी है वैसे भी। द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट विच मिसल बिगिन टू फॉर्म इन अ सॉल्यूशन। मतलब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है सर्फेक्टेंट की, किसकी, सर्फेक्टेंट की, जहां से मिसल बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये मिसल क्या है, मिसल
देखो मिसेल आर एग्रीगेट्स ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। मिसेल आपके एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि गुच्छा होता है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल का। देखो आपको पता होगा जब भी हमारा कोई भी पुअरली, जैसे ऑयल है, ये हो गया, ये आपका ऑयल हो गया, ठीक है। अब ये आपका वाटर हो गया। अब ये ऑयल वाटर मिक्स नहीं है, आपको पता है। तो अब क्या करेगा, ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं, ये सर्फेक्टेंट आपके सरफेस एक्टिव एजेंट भी हम इनको कहते हैं। तो एक हम जब इसको इसमें मिला देंगे ना, तो ये क्या होगा, वाटर और ऑयल को जोड़ देगा। अब वो कैसे जोड़ेगा, वो इस तरीके से जोड़ेगा। जो सर्फेक्टेंट का आपको स्ट्रक्चर पता हो तो उसमें होता है एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, ठीक है। अब ये क्या होगा, टेल तो जुड़ जाएगी इससे आके, और हेड जुड़ जाएगा, ये जो हेड होगा वो इससे आके जुड़ जाएगा। तो ये एक दूसरे को जोड़ देंगे। अब जब ये जोड़ देंगे तो एक गुच्छा सा बना लेगा। अब जिस जिस टाइम पर, जिस कंसंट्रेशन पर वो गुच्छा सा बन जाएगा, यानी कि बाइंड होने लग जाएंगे, उसी को कहते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो देखो ये तो फर्स्ट सेम से ही आपको पता है, तो आप इसका कमेंट में आंसर कर दो बहुत जल्दी। आप जो आंसर करेगा सबसे पहले मैं उसका कमेंट पिन करूंगा, ठीक है। तीनों का बताना है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एक एक लाइन में बस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लासी स्टेट। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्लासी स्टेट, बहुत ही नॉर्मल है। The glassy state is a state of matter that appears solid on a short time scale but continuously relaxes toward the liquid state। देखो ग्लासी स्टेट एक स्टेट होती है मैटर की, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो स्टेट ऐसी होती है मैटर की जिसमें हमको कुछ टाइम तक तो वो सॉलिड लगता है। जो मैटर है वो सॉलिड रहता है कुछ टाइम तक, बट कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े समय बाद वो रिलैक्स होता चला जाता है एक लिक्विड स्टेट की तरह, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको सॉलिड भी स्टेट देखने को मिल रही है और लिक्विड स्टेट भी। बट सॉलिड जो है वो एक टेम्पररी है, बट लिक्विड जो बाद में रहेगी वो परमानेंट हो जाएगी, ओके। फिर नेक्स्ट व्हाट इज यूटैक्टिक मिक्सचर। देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूटैक्टिक मिक्सचर, 7 मार्क्स में मैंने इसको बताया है, ओके। प्लीज़ 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी करना इसको। यूटैक्टिक का मतलब होता है हमारा इजी मेल्टिंग, यानी कि इजी हमारा मेल्ट हो जाए कोई भी सब्सटेंस। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट व्हेन दे मिक्स टुगेदर सो देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एंड दे मेल्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट। देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। देखो जैसे आइबुप्रोफेन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली 75 से 77 डिग्री सेल्सियस। और एक थाइमोल है, थाइमोल का होता है मेल्टिंग पॉइंट 49 से 51 डिग्री सेल्सियस। देखो अब हम आइबुप्रोफेन को मेल्ट करें अकेले को, तो ये मेल्ट होगा कितने पे जाके, 75 पर जाके कम से कम। थाइमोल है ऐसे ही, थाइमोल होगा कम से कम 49 पे जाके मेल्ट। बट अगर वहीं हम इन दोनों को जोड़, मतलब इन दोनों को मिक्स कर दें और फिर इसको बॉयल मेल्ट करें, तो इनका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम बोलेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर। क्यों, क्योंकि फिर जब हम इस मिक्सचर को बॉईल करेंगे, मेल्ट करेंगे ना, तो वो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट। अब देखो 37 आपका 49 से भी कम है, 37 आपका 75 से भी कम है। अब जब हम अकेले आइबुप्रोफेन को मेल्ट कर रहे थे तो कितना 75 डिग्री तक हमको पहुंचना पड़ रहा था। बट अगर वही हम यूटैक्टिक मिक्सचर बना के मेल्ट करेंगे तो देखो 37 पे ही हो जा रहा है। तो यूटैक्टिक मिक्सचर का वही है इजी मेल्टिंग, ठीक है। जब भी हम कोई भी 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, तो वो घट जाता है किसी भी एक के मेल्टिंग पॉइंट से। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आइबुप्रोफेन के मतलब आइबुप्रोफेन से ही घटा है, थाइमोल का भी घटा है, ठीक है ना। वो यूटैक्टिक मिक्सचर हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा गिव सोरेंसन स्केल, सोरेंसन पीएच स्केल और एचएलबी स्केल। देखो सोरेंसन वाला तो मैंने हम बना दिया, सोरेंसन वाला तो आप जनरली पता ही है। यहाँ पर एक स्केल रहता है जिसमें 14 तक नंबर रहते हैं। 7 वाला आपका नंबर होता है न्यूट्रल, यानी कि ना बेसिक ना एसिडिक। अब जो 7 से नीचे वाले नंबर होंगे वो होंगे आपके एसिडिक, और 7 से ऊपर वाले नंबर होंगे वो आपके होंगे बेसिक या एल्कलाइन, ठीक है। यही होता है हमारा पीएच स्केल। अब आपको एचएलबी स्केल में दिखा देता हूँ, वेट। देखो गाइस ये है पूरा आपका एचएलबी सिस्टम या एचएलबी स्केल। सो इट इज डेवलप्ड बाय ग्रिफिन इन 1949 टू कैलकुलेट द नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट। तो ये बनाया ग्रिफिन ने 1949 में, किस लिए, तो हम कैलकुलेट कर सकें नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट के नेचर को। अब देखो ये होता है 20 तक, इसमें 20 तक काउंटिंग होती है और डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट काउंटिंग नंबर पर आपके कुछ वैल्यूज दी गई हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखो 12 से ऊपर तक फर्स्ट समझ लेना वाटर सॉल्युबल एजेंट्स होते हैं हमारे। फिर 8 से लेके 12 तक हमारे होते हैं वाटर डिस्पेजर एजेंट, और जो 8 से नीचे वाले होते हैं वो होते हैं लिपोफिलिक, यानी कि ऑयल सॉल्युबल। तो एचएलवी का फंडा क्या है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम। फॉर्मूला इसकी फुल फॉर्म हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम, ठीक है। अब देखो 1 से लेके 3 तक आपके होते हैं एंटीफोमिंग एजेंट, 0 से 3।
3 से 6 होते हैं हमारे वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, 7 से 9 तक होते हैं हमारे वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, ठीक है। और फिर होते हैं 8 से लेके 16 तक ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट, 13 से लेके 15 तक होते हैं आपके डिटर्जेंट, और आपके 15 से लेके 20 तक होते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है, कि 8 से 16 तक हमारे ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ऐसे। ओके, तो ये हो गया आपका HLB सिस्टम यानी कि HLB स्केल। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट डिफाइन चिलेट्स कंपाउंड, यानी कि चिलेट्स क्या है। सो सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप में कंबाइंड विद अ मेटल आयन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नोन एज चिलेट। तो देखो सबसे पहली बात, चिलेट हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सेशन का टाइप है ना चिलेट्स, तो चिलेट्स हमारे कॉम्प्लेक्सेशन है फर्स्ट। तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेशन ही होगा यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो वो क्या होता है कि जो मेटल आयन होता है ना, उससे 2 या 2 से अधिक डोनर ग्रुप बाइंड कर लेता है, कोवैलेंटली बाइंड कर लेते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो वही लिखा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक, जिसमें डोनर ग्रुप आके कंबाइंड हो जा रहे हैं किसी भी मेटल आयन से, ठीक है। ये मेटल आयन है, 4 देखो लिगेंड लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इस ये जो पूरा बना है ना, ये आपका कहलाता है चिलेट्स। अब आप एक एग्जाम्पल चिलेट का कमेंट में लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखो एक एग्जाम्पल ऑफ चिलेट्स, चिलेट्स का कोई भी एग्जाम्पल कमेंट में लिख दो। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन। देखो सरफेस फ्री एनर्जी क्या है। सरफेस फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड। सरफेस फ्री एनर्जी अमाउंट है वर्क की, यानी कि जो आप काम कर रहे हो सरफेस वो हटाने पर सरफेस टेंशन में, वो अमाउंट ऑफ वर्क है रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। अब वो वर्क किस में लग रहा है, इंक्रीज जो सरफेस एरिया है सॉलिड का, उसको इंक्रीज करने में कितना वर्क की अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो होती है भाई सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है। वही सरफेस टेंशन अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट वर्क ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड एंड मिनिमाइज द सरफेस ऑफ एज मच एज पॉसिबल। तो सरफेस टेंशन एक टाइप का हमारा फोर्स है जो कि सरफेस ऑफ लिक्विड यानी कि लिक्विड के सरफेस पर वर्क करता है। और क्योंकि हमको जो सरफेस टेंशन की मदद से ना एज मिनिमाइज द सरफेस एरिया एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके मिनिमाइज करना है उसके सरफेस के एरिया को, लिक्विड के सरफेस एरिया को, ठीक है। सरफेस टेंशन वही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। देखो सब्लिमेशन हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें होता क्या है, जो सॉलिड फेज होता है ना वो डायरेक्टली गैस फेज में चला जाता है, वो बीच के जो फेज होता है ना लिक्विड उसमें नहीं जाता है। जैसे एग्जांपल ड्राई आइस टू एयर, जो आपने ड्राई आइस देखी होगी, अगर आप उसको फेंकते हो फोड़ते हो तो क्या होता है, वो लिक्विड नहीं बनती आइस, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही एग्जांपल है आपका सब्लिमेशन का, ड्राई आइस टू एयर। नेक्स्ट बात करेंगे बफर कैपेसिटी। सो बफर कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। तो बफर कैपेसिटी ये होती है कि जनरली हम कोई सॉल्यूशन रखा है हमारे पास, उसमें हम कितना एसिड मिलाएं कितना ही बेस मिलाएं, एक रेजिस्टेंस होता है ना कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होता है जो सह जा रहे हैं थोड़े बहुत को, बट एक लिमिट आ जाएगी कि वो नहीं सहेंगे। जैसे कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन रखा है, उसमें हम थोड़ा सा बेस मिलाए जाएं तो कुछ असर नहीं पड़ेगा थोड़े से, बट वहीं अगर एक लिमिट तक हम मिला देंगे उसको, सो वहां पर वो रजिस्ट करना छोड़ देगा, वहां पर फिर वो चेंज होने लग जाएगा। तो वही होती है बफर कैपेसिटी, यानी कि क्या उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। इट इज द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट व्हेन पोलराइज्ड पास थ्रू अ लेयर ऑफ लिक्विड। देखो सबसे पहले फंडा समझो ऑप्टिकल रोटेशन का और ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ये आप पढ़ोगे जनरली 4th सेम पीओसी में जाकर। देखो क्या होता है, कुछ हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी हम उसके ये ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल रोटेशन सब वही बात है, जब भी हम कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये एक तरह की हमारी लाइट होती है, उसको हम पास कराते हैं उस सॉल्यूशन से, तो वो क्या करती है, जो सॉल्यूशन होता है या तो उसको लेफ्ट में मूव करा देता है लाइट को या राइट में। तो लेफ्ट वाले को जो हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी एंड राइट वाले को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये आप पढ़ोगे 4th सेम में अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर वही समझ लो ऑप्टिकल रोटेशन वही है, एक एंगल है जिसपे जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है ना, मैंने पोलराइजेशन लाइट जो है पोलराइज लाइट है वो रोटेट करती है, ठीक है। बस मैंने वही बता दिया, पोलराइज लाइट पास थ्रू अ लेयर ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड से जब पास होगी प्लेन पोलराइज रोटेट करेगी, यानी कि कहीं भी मूव करेगी या तो राइट में या लेफ्ट में। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी एबिलिटी है उस कंपाउंड की जो रोटेट कर रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को थ्रू इट्स सॉल्यूशन, इट मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर। और ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं पोलरीमीटर से, ठीक है। तो गाइस ये हो गए आपके फाइनली 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं 10 वाले मार्क्स क्वेश्चन पे।
देखो मैंने 11 क्वेश्चन दिए थे सेक्शन ए में, ये सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं देखो सेक्शन नंबर बी की। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है राउल्ट लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कहने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कराया हुआ है मैंने, आई होप आपने वीडियो देखी होगी। अब देखो जितने ये क्वेश्चन हैं आधे ज़्यादा सब मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा पूरे की, आप उसको प्लीज़ चेकआउट करना प्लीज़, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। देखो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में दो तरीके से आएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो आपने जनरली सबको पता है, मैं मुझको भी पता है, आपने 5 मेथड पढ़ रखे हैं इसमें, ठीक है। कैपिलरी मेथड, रिंग ड्रॉप मेथड, रिंग काउंट, वेट ड्रॉप काउंट, ड्रॉप वेट, ये जो है विलहेमे प्लेट, ये आपने 5 मेथड इसमें पढ़े हैं। तो देखो अगर इसमें ऐसा डायरेक्ट पूछता है कि मेथड बताओ डिटर्मिनेशन के, सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन के, तो पांचों मेथड आपको डिस्क्राइब करने होंगे। और देखो जब भी पांचों मेथड आएंगे ना तो सारा आपको ब्रीफ में नहीं लिखना है, जनरली 2-2 लाइन मतलब 2-2 पेज, 1.5 पेज का एक एक मेथड कर दो, ज़्यादा कुछ मत लिखो, ठीक है। अगर वहीं पर ये पूछता है मेथड बताओ डिटर्मिनेशन करने के, और कोई भी जैसे कैपिलरी वाला मेथड है उसको कहता है कि कैपिलरी मेथड को एक्सप्लेन करो, डेराइव करो, तो आपको वहां करना होगा। चारों मेथड के तो नाम लिखने होंगे, बाकी जो एक मेथड पूछा है उसको अच्छे से डिफाइन करना होगा, यहां आपको अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन दोनों चीज़ों के बारे में पूछ रहा है तो ही आपको 5 मेथड लिखने हैं। बट अगर वहीं पूछ लिया ना मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन खाली, इंटरफेसियल टेंशन नहीं पूछा है, तो आपको शुरू के 3, आपको ये तो पता होगा ना कि कौन सा मेथड क्या डिटरमाइन करता है, वही ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन ब्रीफ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, काफी ज्यादा आने वाला है इस बार, कंफर्म तीनों क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं, तीनों क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्सेशन को बिल्कुल मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ना, और इसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आई नो पढ़ा है क्लासिफिकेशन बट ईजी है, आप एक बार करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट इसमें एक्सप्लेन बफर एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ बफर इन बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल सिस्टम। देखो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको एक एक करके लिख के आपको बता सकूं, बट गारंटी मानिए नोट्स में जो मैंने दिए हैं ना, मैंने अपने नोट्स वो सेम बिल्कुल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही लिखे हुए हैं, आपको कुछ अलग से एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है, आप नोट्स पढ़ो बस, ईजिली कर आओगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बफर एक्शन की डेफिनेशन बतानी है, एप्लीकेशन बतानी है बफर्स की बायोलॉजिकल सिस्टम और फार्माकोलॉजिकल सिस्टम में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। फिर सेकंड आपको यूटेक्टिक मिक्सचर और लिक्विड क्रिस्टल बताने हैं। देखो 7 मार्क्स में आ जाते हैं ये, इसलिए मैंने दे दिए हैं। फिर आपको प्रोटीन बाइंडिंग एक्सप्लेन करनी है पूरी, क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। फिर करना है आपको डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है, प्ले लिस्ट की लिंक में दे दूंगा, मैंने बताया ना कुछ आधे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। या फिर देखो ये नहीं आएगा तो इसके बदले में आएगा सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, कर लेना। फिफ्थ आपका फिर स्प्रेडिंग कोफिशिएंट और सर्फेक्टेंट, दोनों को अच्छे से कर लेना। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला डिराइव करने को आता है, सर्फेक्टेंट भी आ जाता है। सर्फेक्टेंट को हम सरफेस एक्टिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, का नाम में कन्फ्यूज मत होना। फिर सिक्स आपका डिफरेंस बिटवीन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कभी गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से ब्रीफ में ही करना, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स में भी आ जाता है। फिर है लास्ट पीएच डिटर्मिनेशन मेथड, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। देखो पीएच डिटर्मिनेशन मेथड के हमारे 2 मेथड होते हैं, कैलोरीमेट्रिक और इलेक्ट्रोमेट्रिक, ठीक है, तो उनको पढ़ लेना। और या फिर इसके बदले में आ सकता है आपका मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। टोनिसिटी वाला आप फर्स्ट टाइम में इनऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हो, वही आपको सेम लिखना है इसमें, और क्या हम मेथड यूज करते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने में, ठीक है। अब देखो जिसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट में लिख सकता है, कमेंट में लिखो अच्छा रहेगा, और डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ये रहा मेरा नंबर। तो आई होप गाइस आपके थोड़ा समझ में आया होगा ये वीडियो, एंड अपने दोस्तों में गाइस शेयर करो, उनकी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों की मैं लिंक दे दूंगा, कोई से में भी ज्वाइन हो जाना। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।